ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। कोशिश करिएगा ये रिश्ता हमेशा हमेशा ताजा बना रहे। साथियों, आज आप ऐसे समय में इस इंस्टीट्यूट से निकल रहे हैं जब दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आज दुनिया की स्ट्रेटेजिक इक्वेशन बहुत तेजी से बदल रही है। ग्लोबल पावर बैलेंस भी प्रतिपल बदल रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ी फोर्स है टेक्नोलॉजी की स्पीड। आज कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि अगले 20-30 वर्षों की दुनिया कैसी होगी। लेकिन साथियों, जब जब बदलाव का दौर आता है तब तब चुनौतियां भी आती है और नए अवसर भी पैदा होते हैं। दुनिया बदलेगी, टेक्नोलॉजी भी बदलेगी, इंडस्ट्रीज बदलेगी, प्रोफेशंस भी बदलेंगे, लेकिन इन सब के बीच मेरी बात याद रखिएगा, जो सीखेगा वो जीतेगा। जो नए चैलेंजेस के नए सॉल्यूशंस खोजने का साहस रखेगा, चैलेंजेस उसके लिए चांसेस बन जाएंगे। और आपने यही तो आईआईटी दिल्ली से सीखा है। आखिर आपकी ये डिग्री क्या कहती है? क्या ये सिर्फ इस बात का प्रमाण है कि आपने एग्जाम पास किया, अच्छा सीजीपीए हासिल किया या एक अच्छा प्लेसमेंट हासिल किया? निश्चित रूप से इन सब का अपना महत्व है, लेकिन मुझे लगता है आपकी डिग्री दुनिया को ये बताती है कि आप कठिन समस्याओं का समाधान करना जानते हैं। आप अपने आईआईटी दिल्ली के सफर को याद कीजिए। यहां तक पहुंचना आसान नहीं था, यहां की पढ़ाई भी आसान नहीं थी, लेकिन आपने हार नहीं मानी। ये डिग्री आपको एक दिन में नहीं मिली। एक एक विषय, एक एक प्रोजेक्ट, मिड सेम, एंड सेम, इन्हीं छोटे छोटे कदमों ने आपको यहां तक पहुंचाया है। जीवन भी इसी सिद्धांत पर चलता है। जब कभी कोई चुनौती बहुत बड़ी लगे तो उसे घबराइए मत, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए। आपने खुद देखा है कैसे लैब में कोई प्रॉब्लम डेड एंड तक यानी लगने लगती थी, सिमुलेशन में सॉल्यूशन खोजने में घंटे या दिन निकल जाते थे, लेकिन फिर आपने प्रॉब्लम सॉल्व भी की और कुछ नया लेकर भी आए। इसी तरह लाइफ में भी मुश्किलें आएगी, लेकिन मुश्किलों का स्वभाव होता है, वो अकेले नहीं आती है,
मुश्किल जब आती है ना तो साथ साथ मौके भी लेकर आती है। सबको बस अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है। इस संस्थान ने जो सिखाया है उसे बार बार याद रखना है। साथियों, मैं लाइफ की कुछ प्रैक्टिकल बातें भी आपसे शेयर करना चाहता हूं। कैंपस का जीवन और कैंपस के बाहर का जीवन, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। आईआईटी की परीक्षा में सिलेबस होता है, लेकिन जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है। आप याद करिए, कैंपस लाइफ में सारे फंडे क्लियर होते थे। क्या पढ़ना है, कौन सा असाइनमेंट पूरा करना है, कौन सी परीक्षा देनी है, सब पहले से तय होता था। लेकिन जिंदगी कुछ अलग तरह से चलती है। वहां न कोई तय कोर्स होता है, न कोई क्वेश्चन पेपर होता है। कई बार तो ये भी कोई नहीं बताता कि असली सवाल क्या था। वो सवाल भी आपको खुद पहचानना पड़ता है। मैंने आईआईटी के अनेक अलुमनाई की यात्रा को देखा है। उनकी सक्सेस का कारण सिर्फ ये नहीं था कि उन्होंने सही जवाब दिए। उनकी सक्सेस का कारण ये था कि उन्होंने वो सवाल पहचाने जिन्हें दुनिया ने सवाल मानना ही छोड़ दिया था। उन्होंने उन समस्याओं का समाधान खोजा जिनके साथ बाकी लोग समझौते कर चुके थे। और इसलिए लाइफ में क्यूरियोसिटी बनाए रखिए, अपनी लर्निंग इंस्टिंक्ट को जगाए रखिए, चेतना बनाए रखिए। जो बातें बिना सोचे समझे स्वीकार कर ली जाती हैं, जरा उन्हें परखिए, उन पर सवाल उठाइए। लेकिन सिर्फ सवाल पूछकर मत रुकिए, उनका समाधान खोजने का साहस भी रखिए। यही सोच आपकी अलग पहचान बनाएगी। साथियों, आप सब जानते हैं, हर पीढ़ी के सामने उस टाइम पीरियड की अपनी चुनौतियां होती हैं और हर पीढ़ी का अपना एक राष्ट्रीय दायित्व भी होता है। हमारे देश ने गुलामी का वो समय भी देखा है जब उस पीढ़ी के सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य था, भारत की आजादी। उसके लिए उन्होंने सैक्रिफाइस किया, लंबा स्ट्रगल किया। आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, इसके पीछे उस पीढ़ी का तप, त्याग और बलिदान है। और साथियों, आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है।
और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा। इसलिए आपके हर निर्णय का आधार ये भी होना चाहिए कि इससे देश को क्या फायदा होगा, इससे देश की कौन सी जरूरत पूरी होगी। आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य, सुंदर, विकसित भारत का निर्माण करना है। साथियों, विकसित भारत की इस यात्रा में आपकी भूमिका बहुत बड़ी है। देश का युवा जितना सशक्त होगा उतना ही देश सशक्त होगा। इसी सोच के साथ हमने कई ऐसे सेक्टर्स ओपन किए हैं जहां युवाओं के लिए एंट्री ही एक तरह से बंद हुआ करती थी। सरकार की आधुनिक नीतियों की वजह से आज देश में युवाओं के लिए नए नए सेक्टर्स भी बन रहे हैं। साथियों, पिछली बार जब मैं आपके सीनियर्स के कॉन्वोकेशन से वर्चुअली जुड़ने का मुझे अवसर मिला था, तब मैंने युवाओं के लिए स्पेस सेक्टर में हो रहे रिफॉर्म्स की चर्चा की थी। तब तक इस सेक्टर में लगभग पूरा काम सरकार ही करती थी, लेकिन आज वही स्पेस सेक्टर हजारों युवाओं के लिए नए अवसरों का आकाश बन चुका है। आज हमारे युवा अपने लॉन्च व्हीकल्स बना रहे हैं, रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं और ऐसी उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं जो दुनिया के गिने चुने देश ही हासिल कर पाए हैं। मुझे विश्वास है आज कहीं न कहीं देश का कोई युवा इंजीनियर गर्व से कह रहा है, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू बिल्ड अ रॉकेट। सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा। लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। और मैं साफ मानता हूं, चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया। साथियों, आज आप हमारे ड्रोन सेक्टर को भी देखिए। आज इस सेक्टर में युवा नई नई संभावनाएं तैयार कर रहे हैं। कहीं ड्रोन से खेतों में काम दिया जा रहा है, ड्रोन दवाइयां पहुंचा रहा है, ड्रोन देश की रक्षा सुरक्षा में मदद कर रहा है।
और आज कहीं कोई युवा कह रहा है, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ ड्रोन। साथियों, भारत के स्टार्टअप रेवोल्यूशन को इसी पीढ़ी के आप जैसे युवाओं ने ही तराशा भी है, ताकत भी दी है। इसी इंस्टीट्यूट से कितने ही फाउंडर्स निकले हैं। अगर एक इंस्टीट्यूट से इतना कुछ हो सकता है तो सोचिए पूरे देश में कितनी बड़ी ताकत तैयार हो रही है। यूनिकॉर्न्स, डिजिटल पेमेंट्स, फिनटेक रिवॉल्यूशन, इन सभी ने देश के लाखों युवाओं को पहली बार कुछ नया करने का अवसर दिया है। साथियों, अभी ऐसे भी अनेक सेक्टर्स हैं जहां भारत अपनी नई यात्रा शुरू कर रहा है और बड़ी जिम्मेदारी के साथ और बड़ी उम्मीदों के साथ देश आप जैसे युवाओं की ओर देख रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर्स, क्रिटिकल मिनरल्स, डीप सी एक्सप्लोरेशन, बैटरीज, पावर शॉर्टेज, एनर्जी सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, क्वांटम कंप्यूटिंग, ऐसे अनेक क्षेत्र आपके टैलेंट, आपके इनोवेशन और आपकी लीडरशिप का इंतजार कर रहे हैं और मैं भी इंतजार कर रहा हूं। प्रदेश के स्टूडेंट्स की आवाज। अब प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं। प्रॉब्लम है कि आप पढ़ाई करते हो, पैसा डालते हो, मेहनत करते हो, मगर रोजगार के सारे दरवाजे हिंदुस्तान में बंद पड़े हुए हैं। एक दरवाजा खुला नहीं है। दरवाजे कौन से हैं? पहला दरवाजा मैन्युफैक्चरिंग का। आज दुनिया में आपको मेड इन चाइना दिखेगा, मेड इन वियतनाम दिखेगा, मेड इन बांग्लादेश दिखेगा, मगर मेड इन इंडिया नहीं दिखेगा। इसका कारण है नोटबंदी और गलत जीएसटी ने हमारे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को खत्म कर दिया है। जो छोटे व्यापारी रोजगार दिलवाते थे, जो पहले हिंदुस्तान में होता था, लेदर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, अलग अलग इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग जो होती थी, वो सारा का सारा खत्म हो गया है। पहला दरवाजा बंद। दूसरा दरवाजा एंटरप्रेन्योरशिप का, जिसको स्टार्टअप इंडिया कहा गया। स्टार्टअप इंडिया में सबसे जरूरी चीज आप जैसे स्टूडेंट्स को बैंक लोन, छोटे बिजनेसेस को बैंक लोन, फाइनेंशियल सपोर्ट। भाई और बहनों, हिंदुस्तान के बैंक्स आप जैसे स्टूडेंट्स को 1 रुपया कभी नहीं देंगे। अंबानी अदानी को लाखों करोड़ रुपए देंगे, मगर आपको 1 रुपया नहीं देंगे। 90% स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज जो हैं, उनको बैंक लोन नहीं मिलता है। एंटरप्रेन्योरशिप का दरवाजा बंद है। तीसरा दरवाजा, जिसको हम कहते हैं सरकारी नौकरी का, जिसमें आप पेपर लीक का सामना करते हो, उस दरवाजे में भाइयों और बहनों 150 में से एक युवा निकलता है। अगर 150 युवा एग्जाम लेते हैं, सरकारी नौकरी ढूंढते हैं, एक युवा उसमें से निकलता है। पब्लिक सेक्टर, जो पहले 10 साल पहले 14 लाख युवाओं को यह रोजगार देता था, भाइयों और बहनों, पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज कर दिया गया है। पब्लिक स्कूल्स बंद कर दिए, पब्लिक अस्पताल बंद कर दिए, नवरत्न उठा के बेच दिए, बीएसएनएल बेच दिया, ऐसी कंपनियां बेच दी, पोर्ट्स,
एयरपोर्ट्स, सारा का सारा अदानी जी को पकड़ा दिया, इसीलिए पब्लिक सेक्टर बंद है। और आखिरी होप जो आपका था, कॉर्पोरेट जॉब्स, आईटी, बैक ऑफिस, ट्रांसक्रिप्शन, सॉफ्टवेयर, जिसमें पहले हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार मिलता था, वो दरवाजा भी भाइयों और बहनों आपके डेटा का प्रयोग करके एआई से ये भी दरवाजा बंद किया जा रहा है। तो सच्चाई है कि पांचों दरवाजे आपके लिए बंद है और इसीलिए आपको भयंकर दर्द हो रहा है। भाइयों और बहनों, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं। ये सिस्टम क्या है? इस सिस्टम को कौन चलाता है? भाई और बहनों, डेटा आपका, दर्द आपका, दौलत इनकी। दर्द आपका, डेटा आपका, दौलत इनकी। ये सिस्टम है। अंबेडकर जी ने कहा था सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। ये देखिए, ये है इकोनॉमिक, पैसा, अदानी। इनकी आमदनी 10 साल में 30 गुना बढ़ी है। ये पहले ग्लोबल रिच लिस्ट में 600 नंबर पे हुआ करते थे, 10 साल के अंदर ये दूसरे नंबर पे पहुंच गए। ये पूरे सिस्टम को फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। बीच में पॉलिटिकल, मोदी जी, अमित शाह जी। बीजेपी का बैलेंस 150 करोड़ रुपए का होता था बैंक में, आज इनका बैंक बैलेंस 10,000 करोड़ रुपए का है। 10,000 करोड़ रुपए का एक पॉलिटिकल पार्टी का बैंक बैलेंस। नरेंद्र मोदी जी आपका ध्यान भटकाते हैं और पॉलिटिकल सिस्टम चलाते हैं। वोट चोरी होती है, वोटर लिस्ट में ब्राजील की औरतें आती है। और तीसरा, आपके सोच पर कंट्रोल, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में किया गया है, आरएसएस के वाइस चांसलर्स बैठा के हर संस्था में प्रचारक, ब्यूरोक्रेसी में प्रचारक, फोर्सेस में प्रचारक, मीडिया में प्रचारक, जुडिशरी में प्रचारक, पैरामिलिट्री में प्रचारक, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में प्रचारक। सोच को कंट्रोल करने का तरीका यह है सिस्टम। भाई और बहनों, मोहन भगवत, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और अदानी जी, इस सिस्टम ने रोजगार खत्म किया। इस सिस्टम ने यूनिवर्सिटीज को कैप्चर किया। इस सिस्टम ने आप पर आक्रमण किया है। मगर इस अंधेरे में आप लोगों ने लाइट चला दी। ये देखिए, इस अंधेरे में आपने वो करा जो आपके माता पिता नहीं कर पाए। वो अपने डर का सामना नहीं कर पाए, मगर हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स, हिंदुस्तान के युवाओं ने अपने डर का सामना किया और देश को बदल दिया। आपने आवाज रखी आपने अपनी आवाज रखी, नफरत के साथ नहीं, मोहब्बत के साथ आपने अपनी आवाज रखी। आइए हम आपकी आवाज सुने। नमस्कार, आपका नाम? नमस्कार। और मैं पटना यूनिवर्सिटी से हूँ। नमस्कार। आप? मेरा नाम हिमांशु कुमार हुआ। हिमांशु जी जी जी। शिफत फैज, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी LLB। नमस्कार सर, मेरा नाम कुणाल पांडे, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। शाबाश, वेलकम आप सबका। मैं आपसे आज, अभी मैंने कहा कि अंधेरे में आप लोगों ने लाइट दिखा दी, अंधेरे में आप लोगों ने टॉर्च दिखा दी, और आपने प्यार से किया, मोहब्बत से किया, नफरत से नहीं किया, क्रोध से नहीं किया, हिंसा से नहीं किया। तो ये पूरी भीड़ आपका एक्सपीरियंस सुनना चाहती है। आपने क्या सहा, आपने क्या किया, थोड़ा बताइए, एक एक करके बताइए। साथियों, जो 22 जुलाई को पटना में बिहार बंद का कॉल था,
हम लोग राजभवन मार्च कर रहे थे और वहाँ एक चीज़ हमें एहसास हुआ कि पुलिस ऐसे मौके की तलाश में थी कि वो हम पे लाठी भी चार्ज कर ले, उन पे इल्जाम ना हो। जब हम राजभवन से थोड़ी देर पहले पहुंचे, वहाँ पे पुलिस वाले थे बिना बैच के और लाठी की जगह पे वो बैम्बू लिए हुए थे। उनसे जब पूछा गया आपका बैच कहाँ है, तो वहाँ से अधिकारी पूछते हैं कि आप कौन हो पूछने वाले। मैं बताता हूँ तो कहते हैं इससे क्या होगा। हमने कहा सर इतने बच्चे मरे, उनका जवाब कौन देगा। कहते वो तो चले गए, अब क्या तुम भी जाना चाहते हो। मैंने कहा सर वो तो चले गए, लेकिन अब बदलने का वक्त आ गया, क्योंकि अब नहीं बदलेगा सर, कभी नहीं बदलेगा। हम छात्र युवा देश के भविष्य हैं। उसके बाद वो वाटर कैनन चलाने लगते हैं जिससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद वो लाठी चार्ज करते हैं, जिससे उनका टारगेट था या सर पे मारो या पैर में। उन्होंने मेरे पैर पे बहुत मारा, मैं गिर गया। उसके बाद वो लाठी चार्ज करने लगे, स्टोन चलाने लगे, आंसू गैस। और एक बात मैं आपको बता दूं, जब मैं गिर गया उसके बाद जो डीएसपी हैं वो आके दोबारा मेरे पेट पे मारती, जबकि मेरा लेग डैमेज था। कुछ छात्र मुझे वहां से उठा के ले जाते हैं, साइड रखते हैं। पुलिस वाले आगे कहते हैं ये छात्र थोड़े है, इसको तो जेल भेजना चाहिए। इवन वो एम्बुलेंस नहीं आने देते हैं। मुझे 3 इडियट की मूवी की तरह स्कूटी पे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। बीच में आ जाओ, बीच में आ जाओ। जैसे सर मैंने बताया कि वो एम्बुलेंस तक नहीं आने देते हैं। हमें 3 इडियट के स्कूटी की तरह मुझे स्कूटी पे हॉस्पिटल ले जाया गया है। और नेक्स्ट डे जब फिर मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, मुझे डिटेन किया जाता है। मेरे पैर में बैंडेज लगा था, 15 घंटा मुझे थाने में बंद करके रखा गया। और जितने फोटो थे सबसे मुझे मिलाया गया, नाम पूछा गया। जब मैं नाम बताया तो इंचार्ज कहती है इसको तो मुझे लगता है कहीं देखा है। मैंने कहा मैम मैं नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, मेरे ऊपर एक भी FIR नहीं है। तो कह रही वो तो मैं देख लूंगा। धमके दिए जाते हैं उन्हें हमें। मैं ये बता दूं कि जब हमें PR बॉन्ड साइन करवाया गया, उसके बाद हमारे एड्रेस पे डिटेन करने के लिए छापे पड़ रहे हैं। हम छात्र हैं, देश के भविष्य हैं, और आज आप हमारे पत्राचार कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं, हमें तो नौकरी चाहिए। हम पहले नौकरी के लिए आंदोलन करें, फिर एग्जाम के लिए आंदोलन करें, फिर रिजल्ट के लिए आंदोलन करें, और फिर पेपर लिखे उसके लिए आंदोलन। हम छात्र हैं या आंदोलन जीवी है? हम छात्र हैं। और आप हमसे वोट लेते हैं तो सर सर कहते हैं, भैया भैया कहते हैं। आज हमें कहते हैं कि हम कॉकरोच हैं। सर हम देश के जेनजी हैं, और आज आपका सत्ता है, कल हम पलट भी सकते हैं। लेकिन ये गलतफहमी मत रहिएगा मोदी जी, हम बिहारी हैं, ठीक है। और मैं एक बात बता दूं, आप मुझे जितने धमके देते, मैं स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आता हूं, और ये लड़ाई के लिए कल भी मुझे लड़ने पड़ी तो मैं देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दूंगा, लेकिन छात्रों के हक के लिए हमेशा लड़ते रहूंगा। क्योंकि राम मनोहर लोहिया ने कहा है ना कि अगर सड़कें सुनी होगी तो संसद आवारा हो जाएगा। तो सर आप जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है, तो हमारा जवाब है कितनी लंबी जेल तुम्हारी देख ली है, देखेंगे। ठीक है, शाबाश। सर मैं मतलब कि मैं बीएड हमारी मम्मी करवाई थी जमीन बेचकर। 4 साल से वैकेंसी अभी तक नहीं आई है सर। जब आंदोलन करने जा रहा हूँ तो सर मतलब कि सम्राट चौधरी का गुंडा, जो कि पुलिस जो हम लोग को लाठी से मारती है और जेल भेजती है। सर जब हम लोग आंदोलन करते हैं तो डिटेन कर लिया जाता है। उसके बाद मतलब कि कुछ भैया को जेल भेज दिया जाता है। उसके बाद मतलब कि हम लोग जब स्टेट क्वालिफाइड। रिलैक्स करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर में हो अपने, खुल के बोलो, टेंशन मत लो। ये जब मैं पहली बार ऐसे बोला था, मैं भी नर्वस था। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुल के बोलो। सर मैं मतलब स्टेट क्वालिफाइड, स्टेट क्वालिफाइड PG BEd करके आया हूँ, फिर भी 4 साल से वैकेंसी नहीं आई है सर। जब मतलब कि आंदोलन 4, 5, 6 साल से मैं पटना में रहकर पढ़ाई करता हूँ, किसान का बेटा हूँ सर। ये महीना का 10 से 15 हज़ार रुपये खर्चा होता है सर, कहाँ से मम्मी देगी? अब मम्मी टेंशन में चली जाती है। मेरे पास 2 ऑप्शन है सर, या चाय का दुकान खोलूंगा या सुसाइड करूंगा सर। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है सर मेरे पास। सुसाइड आपका ऑप्शन नहीं हो सकता ब्रदर। मेरे पास PG BEd इतना स्टेट क्वालिफाइड होने के बाद 20,000 का नौकरी भी नहीं मिलेगा सर पूरा इंडिया में। उसके बाद मैं सर जब मतलब कि मम्मी मतलब कि सुनती है कि आंदोलन में गया है तो मम्मी को पानी चढ़ने लगता है सर टेंशन से। उसके बाद सर मतलब हमारे एक मंत्री हैं बिहार के, अशोक चौधरी नाम है सर, वो 56 साल के होकर वो प्रोफेसर बने हैं सर, जो कि नीतीश कुमार के राइट हैंड है सर। वो कैसे बन गए सर? बिना विदाउट इंटरव्यू का कैसे बने सर? एक सीट खा गया सर ये मतलब युवा का। अच्छा, आपके फैमिली ने कर्ज लिया? सर जमीन बेच के मतलब BEd किया हूँ सर। सोच लीजिए कि हम किस लेवल के हैं फैमिली सर।
अभी तक 4 साल से वैकेंसी नहीं आई है सर। सोचिए, हर महीना सर हम मतलब वैकेंसी डेट निकाला जाता है, लेकिन निकाला मतलब कि वो निकलता नहीं है सर। आज भी सितंबर में एग्जाम का डेट दिया हुआ है, अभी तक फॉर्म नहीं आया है सर। फिर आंदोलन करूंगा, फिर थाना में जमा होऊंगा, लेकिन डरूंगा नहीं सर इस सम्राट चौधरी के गुंडा से। शाबाश, शाबाश, बहुत अच्छा बोले। ग्रीटिंग्स टू ऑल, मेरा नाम शिफत फैज है और मैं थोड़ा पास से पकड़ा। ग्रीटिंग्स टू ऑल, मेरा नाम शिफत फैज है और मैं फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट हूँ पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की, इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड। जब 20 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस और गवर्नमेंट के थ्रू स्टूडेंट पर ब्रूटली मारा पीटा गया, उन पर वाटर कैनाल्स फेंके गए, उन पर टीयर गैसेस चार्ज किए गए, उसके खिलाफ 22 जुलाई को पटना में स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट का कॉल दिया। वहाँ स्टूडेंट्स मौजूद हुए और पीसफुल प्रोटेस्ट उन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन फिर बिहार पुलिस और बिहार सरकार ने स्टूडेंट के साथ फिर से ब्रूटली ट्रीट किया, उन्हें मारा और रातों रात उनके घर से उन्हें डिटेन कर लिया जाता है बिना इस जानकारी के कि वो कौन से पुलिस स्टेशन में है, वो कौन से किस थाने में है। इन सब हमने 23 जुलाई को पेपर लीक के खिलाफ, स्टूडेंट ब्रूटैलिटी के खिलाफ और बिना अनलॉफुल वे में डिटेन होने के खिलाफ एक प्रोटेस्ट रखा अपने यूनिवर्सिटी के कैंपस में। लेकिन हमारे प्रोटेस्ट स्टार्ट करने से पहले ही वहाँ पर पुलिस, सीआरपीएफ और एसडीएम मौजूद थे। सर, हम छात्र हैं और हमें एज अ वाइस प्रेसिडेंट मुझे यूनिवर्सिटी के गेट से घुसने नहीं दिया जा रहा था। फिर भी क्योंकि मेरा वो प्रोटेस्ट था, हम लीड करने के लिए जैसे तैसे घुसे। हमारे कुछ फेलोज जो प्रोटेस्ट ज्वाइन करने आ ही रहे थे, उन्हें पुलिस गेट से ही भगा देती है और कुछ फेलोज को लाठी चार्ज कर